हाय गुड मॉर्निंग। देखो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, वो हमें देखना है क्लास 12 के लिए। जो एनसीईआरटी किताब है, उस एनसीईआरटी किताब में जो हिस्ट्री का हिस्सा है आज हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि ये हिस्ट्री की सारी सारे जो चैप्टर्स हैं क्लास 12 के, उसको हम लोग डील कर पाए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनसीईआरटी की हिस्ट्री, चाहे आप पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपको एनसीईआरटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री को लेके, तो हिस्ट्री हमारा एनसीईआरटी का हिस्सा में जो फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि उससे आप सभी को पता होगा कि इसमें तीन, फर्स्ट सेकंड बुक एंड थर्ड बुक, अगर आप इसको ऐसे भी डायग्राम में देखोगे तो आपको पता ये चलेगा कि ये देखो, ये इसका फर्स्ट बुक आता है जिसपे आपको ये 4 चैप्टर दिए हुए, पार्ट 2 में इसके फिर आपको कुछ चैप्टर इसमें मिलते हैं। और ठीक इसी तरीके से हमें जो थर्ड बुक है उसमें हमें बाकी सब चीज़ें देखने को मिलती है। आज जो हमें देखना है वो हमें देखना है इसका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। इसमें है क्या, देखो। बेसिकली हम लोग आज जो बात करेंगे वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखो, इसका ये हेडिंग क्या है, ये हेडिंग है यानी ब्रेक बेड्स एंड बोन्स, मतलब ईंट, मनका और ये जो हड्डी है उससे रिलेटेड ये हेडिंग्स हैं। और इससे रिलेटेड हम देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता को हम लोग इसके अंतर्गत में हम कैसे देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो पूरी पूरी हड़प्पा सभ्यता है उसमें ये जो पर्टिकुलर पिक्चर तुम्हें देखने को मिलता है, ये एक हड़प्पा का सील है। सील मतलब एक मोहर है जिसमें एक यूनिकॉर्न यानी एक एक श्रृंगी, एक ऐसा जानवर का फोटो दिया हुआ है और ये इस पे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये जो लिखावट है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन की यही खास लिखावट थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो सबसे खास चीज हमें देखने को मिलता है वो यही देखने को मिलता है। अब ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा ये जो डिज़ाइन जो दिया हुआ है, जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, याद रखिएगा उससे हम आज तक पढ़ नहीं पाए, यानी वो अनडिसाइफर्ड है, आज तक उसे हम पढ़ नहीं पाए। जैसे कई बार अगर आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते होंगे या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप की जो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो आईवीसी की स्क्रिप्ट है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो सबसे पुरानी स्क्रिप्ट जिसे पढ़ा जा चुका है वो कौन सी है, तो वो याद रखिएगा वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। स्क्रिप्ट का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है? स्क्रिप्ट का मतलब है लिपि। लिपि यानी कि जैसे हम लोग ल लिख रहे हैं या फिर हम लोग बिंदु या चंद्र बिंदु का देते हैं या फिर हम बी लिख रहे हैं या हम कॉमा दे रहे हैं, ये सभी चीजें जो अक्षरों के जो समूह है वो लिपि कहलाते हैं। और इसी लिपि का यूज करके हम क्या लिखते हैं, तो हम किसी भाषा का निर्माण करते हैं, क्योंकि हम उसमें लेखन कला को एक्टिव करते हैं, उसमें हम लिख पाते हैं। अब इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, उसमें क्या-क्या देखने को मिलता है। तो पूरी-पूरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसे हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? याद रखिएगा, क्योंकि इससे हड़प्पन कल्चर कहने का एक ही पर्पस होता है कि जो पहली सभ्यता का जो अवशेष हमें देखने को मिला था, वो हड़प्पा में देखने को मिला था। और इसीलिए जो पहली खोजा गया जो स्थल था, वो हड़प्पा था। इसी वजह से हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये बेसिकली हमें क्या दिखाता है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में, चाहे अगर भारतीय रक्षा को अगर आप गौर से देखोगे तो आप सिंधु नदी के किनारे ये पूरी की पूरी सभ्यता एक खास रिचुअल्स, एक खास सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई थी। और सब जगह पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, चाहे ईंट का साइज हो, चाहे मनके हो, चाहे कोई भी चीज जो हमें मिला है, वो सभी के सभी एक जैसे ही हमें देखने को मिले हैं। यानी वो सभी के सभी सांस्कृतिक रूप से एक जैसे ही थे, कल्चरल रूप से वो क्या थे, तो एक जैसे थे और एक ही खास भूखंड ज्योग्राफिकल एरिया में वो लोग रहते भी थे, जो सिंधु नदी के किनारे था। इसीलिए इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी सभ्यता भी इसे हम कहते हैं। हम इसके कुछ ऐसे हिस्से भी देखने को मिलते हैं जो कि अभी वर्तमान समय में भारत या पाकिस्तान में ना होके उसकी स्थिति हमें अफगानिस्तान में देखने को मिल जाती है। अगर इसको थोड़ा-सा हम और डिटेल करेंगे, तो अगर तुम लोग देखोगे इस पूरे के पूरे पिक्चर में, तो तुम्हें एक चीज़ गौर करने को मिलेगा कि देखो, ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे सबसे पुरानी सभ्यता इजिप्ट की थी, फिर
ये जो सीरिया लिखा हुआ है, इसी सीरिया के पास में इराक है। यही इराक पुराने ज़माने में इसे ही हम मेसोपोटामिया की सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता कहते थे। और ये जो पाकिस्तान और भारत और अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, इसी हिस्से में आपको सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई और फिर चीन में एक चीनी सभ्यता या चीन की सभ्यता विकसित हुई। जो भारतीय सभ्यता या सिंधु नदी की सभ्यता है, उसकी खासियत क्या है कि देखो, ये अगर पूरे नक्शे को अगर आप गौर से करोगे तो इनके जो व्यापारिक जो ट्रेड रूट है, जो भारत से बाहर देखने को मिलता है, उसमें हमें खासकर ये देखने को मिलता है कि इनके जो व्यापार होते थे वो इधर ये गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ शहरों के भी नाम हमें देखने को मिलते हैं। वो यहाँ से होते हुए वो यहाँ आते थे, इराक आते थे और इराक में यहीं पे 2 नदियाँ हैं, दजला और फरात। इन 2 नदियों के किनारे जो मेसोपोटामियन सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता जो विकसित हुई, इन सभ्यता के लोगों के साथ इनका व्यापार होता था। ये इसकी खासियत रही है। जो पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता एक खास पीरियड में ही रही है। देखो, हुआ क्या है कि अगर आप थोड़ा-सा और पीछे जाओगे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नियोलिथिक एरा में यानी नवपाषाण काल में जो हमें एक स्थल देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट कहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो ये हमें पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे ये हमें देखने को मिलता है। इसी के बाद में हमें जो अभी वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप है, उसपे हमें जो अभी तुम देखोगे आने वाले पिक्चर्स में, उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो और बाकी कुछ शहर हमें देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खासियत हमें क्या देखने को मिलती है कि ये सभ्यता पहले धीरे-धीरे स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होने के बाद ये फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पे गई है और फिर वहाँ से वो डिक्लाइन हुई है। इसीलिए हम इसके 3 फेजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है अर्ली फेज, उसके बाद जो लेटर हड़प्पा देखने को मिलता है और उन दोनों के ही बीच में हमें मैच्योर हड़प्पा भी देखने को मिलता है। यानी कि जो पूरी की पूरी विकसित हड़प्पा सभ्यता हमें देखने को मिलती है। यही जो मैच्योर हड़प्पन सभ्यता है, इसी का जो टाइम पीरियड है, वही तुम्हारा 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व के बीच में देखने को मिल जाता है। ईसा पूर्व का मतलब ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर इतिहास के स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम लोग लिखते हैं बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट या फिर इसको हम लोग लिखते हैं ईसा पूर्व, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ईसा मसीह की जन्म तिथि अगर 0 मानेंगे तो ईसा मसीह की जन्म तिथि से पहले जो भी घटनाएं हुई हैं वो बिफोर क्राइस्ट में आएगी या ईसा पूर्व की घटनाएं हैं। और जो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी सारी जो घटनाएं हैं वो आपको ईसवी सन कहलाएगी। और या फिर इसे हम और क्या कह सकते हैं, तो इसे हम प्रेजेंट एरा भी कहते हैं या फिर कॉमन एरा भी हम इसे कहते हैं। देखो, यही इसके मुख्य शहर हैं। अगर इन्हीं खास शहरों को आप गौर से देखोगे तो ये देखो, ये मुख्य नदी है। जैसे इसमें कौन सी मुख्य नदी, तो इंडस मुख्य नदी है और इंडस के साथ में जो इसके 5 सहायक नदियाँ हैं, वही इन सभी सहायक नदियों के किनारे मिलाकर ही हमें ये पूरी की पूरी सभ्यता देखने को मिलती है। जैसे इसके कुछ बड़े शहर कौन-कौन से देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है हड़प्पा देखने को मिलता है, फिर राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, फिर उसके बाद चिन्होद्रो, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, फिर सुतका गेंडोर और मांडा। इसी में अगर आप सबसे लास्ट में इधर देखोगे तो यहीं पे आपको एक और शहर देखने को मिलेगा जिसका नाम है आलमगीरपुर। इस तरीके से ये पूरी की पूरी सभ्यता का, जैसे ये इसका एक्सट्रीम वेस्टर्न पॉइंट हो गया। इसी में अगर आप थोड़ा-सा आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे इसका आपको प्रवरा रिवर के पास में इसका दायमाबाद, यहाँ पे एक स्थान है दायमाबाद। ये इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है। जो आलमगीरपुर है वो इसका हमें सबसे जो ईस्टर्न पॉइंट है वो देखने को मिलता है और जो मांडा है वो हमें सबसे इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो देखने को मिलता है। जैसे ये पूरी पूरी सभ्यता कुछ इस तरीके से विकसित हुई।
अब जब ये विकसित हुई तो इसका एक ये एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, एक एक्सट्रीम पॉइंट ये हो गया, एक एक्सट्रीम ये हो गया, और एक एक्सट्रीम ये हो गया। ये मांडा है, ये आलमगीरपुर है, ये दाइमाबाद है, और ये सुतका गेंदोड़ है। तो इस तरीके से पूरी सभ्यता का हमें एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है। इस पे एक वर्ड आता है, इस वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये है क्या। जो यहाँ पे चोलिस्तान जो लिखा हुआ है, ये जैसे अगर इस नक्शे पे देखोगे तो भारतीय भूमि में जो भारत, वर्तमान भारत है, इसमें ये वाला जो एरिया है ये तो बॉर्डर एरिया हो गया। यहाँ पे हमें थार डेजर्ट मिलता है, यानी रेगिस्तान का इलाका देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो इलाका, जो रेगिस्तान का इलाका, इसी को चोलिस्तान कहा जाता है। यानी कि मरुस्थल का वो स्थान जो कि पाकिस्तान के हिस्से में है, वो चोलिस्तान है। और यहाँ पे भी हमें बहुत सारे शहर देखने को मिलते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में कि ये सभ्यता बेसिकली जब स्टार्ट हुई तो इसको हम लोग तीन फेज में बांटते हैं। एक अर्ली बांटते हैं, एक अर्ली हड़प्पन सभ्यता, एक मैच्योर हड़प्पन सभ्यता, एक लेटर हड़प्पन सभ्यता। अब इन तीनों में ही हमें देखने को क्या मिलता है कि देखो, यहाँ पे आमरी नाल है, यहाँ पे कोटदीजी है, यहाँ पे दमसदात है, यहाँ पे सिसवल है। ये जो कुछ शहर हमें देखने को मिलते हैं, ये क्या देखने को मिलता है? तो ये अर्ली हड़प्पन सभ्यता के हमें एरिया देखने को मिलते हैं। यानी ये वो समय होगा जब सभ्यता, जब हड़प्पा सभ्यता अपने मैच्योर फेज में आने को होगी, और इसका शुरुआती पल हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर मान के चलो, कोई भी अगर एक शहर है, छोटा सा अगर कोई शहर है, तो वो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले वो ग्रामीण एरिया में होता है। धीरे धीरे उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, लोग वहाँ पे रहना शुरू करते हैं। जैसे आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि आपके गांव के पास में एक एक बाजार होगा। अब ये बाजार धीरे धीरे छोटा रहता है, लेकिन जब इस बाजार में एक्टिविटी बढ़ने लगता है तो इस बाजार का एरिया धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और जब और समय बढ़ने लगता है तो ये बाजार धीरे धीरे एक छोटे से नगर के रूप में विकसित हो जाता है। और आने वाले समय में क्या होगा कि ये नगर अब एक बड़े से शहर में या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि धीरे-धीरे जब ये बहुत ही ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा, तब यहाँ पे लोग नहीं रह के इसके बाहर के एरिया में रहना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा आने वाले समय में। और उसके बाद में क्या स्थिति होगी कि ये डिक्लाइन हो जाएगा इसका प्लेस, और उसके जगह पे हमें दूसरे नए शहर देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत में ये जो आमली नाल है, कोट दीजिए या सिसवल है, ये अर्ली हड़प्पन शहर तो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें हड़प्पा देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें राखी गढ़ी नहीं, बनावली नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मैच्योर शहर में थे। यानी ये जब हड़प्पा सभ्यता अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गई थी, जब वो सबसे ज्यादा समृद्ध हो चुकी थी, तब ये शहर अपने विकसित अवस्था में हमें देखने को मिले। लेकिन शुरुआती पल में जो हमें शहर देखने को मिले, वो ये तीन चार हमें देखने को मिलते हैं। इसी में और क्या है कि जैसे मोहनजोदड़ो की स्थिति जब मैच्योर सभ्यता हुई, तो मोहनजोदड़ो उसके कुछ सालों के बाद में उसका डिक्लाइन देखने को मिलता है। कैसे डिक्लाइन? तो वहाँ पे लोग शहर छोड़ना शुरू कर चुके थे। लोग वहाँ पे जितनी सारी जो शहर की नालियाँ थी, वो पूरी तरीके से टूट-फूट चुकी थी, मकान खंडहर हो चुके थे, और धीरे-धीरे वो लोग मोहनजोदड़ो शहर को छोड़ते हुए निकल गए थे। और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ, तो आलमगीरपुर हो, राखीगढ़ी हो, कुछ नए शहर विकसित होते चले गए थे। तो ये क्रम हमें देखने को मिलता ही मिलता है। जैसे अगर मान के चलो पटना के बारे में बात करते हैं, तो पटना की खासियत क्या है कि पटना, अगर पूरा पूरा पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन इसका जो सबसे पुराना स्थल अगर देखोगे, तो अगर मेडिवल टाइम से देखोगे तो ये पटना सिटी का एरिया जो है वो मोर डेवलप था। लेकिन आज वर्तमान पटना में क्या है, तो पटना सिटी लगभग वो नाम मात्र का डेवलप बचा रह गया है। अब उसका जो भी स्ट्रीम जो हमें देखने को मिल रहा है, वो डाक बंगला से लेके हमें जो सगना मोड़ का इलाका है, वो सबसे ज्यादा हमें डेवलप देखने को मिल रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो एरिया होंगे उनका डेवलपमेंट फेज नीचे जा रहा है, और ये धीरे धीरे इस एरिया में डेवलपमेंट हमें ज्यादा देखने को मिला। तो किसी भी शहर में ये चीजें हमें देखने को मिलती है।
इसमें हमें बहुत सारे और चीज़ें क्या देखने को मिलता है, तो देखो, हमें बहुत सारे टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें बहुत सारे मिट्टी के ऐसे खिलौने ही देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें हल देखने को मिलता है। और ये सारी-सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें चोलिस्तान में, चाहे बनावली, हरियाणा में, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इवन हमें कालीबंगन में क्या देखने को मिलता है कि हमें एक जुता हुआ खेत देखने को मिलता है। और इस तरीके से ये जो जुता हुआ खेत देखने को मिला, उसपे हमें ऐसे करके खेत देखने को मिल रहा है। इसमें क्या मतलब है कि इसमें पॉसिबिलिटी ये दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे एक साथ ही ज़्यादा फसल का उत्पादन या एक साथ 2 फसल उपजाई जा रही होगी। क्यों? क्योंकि ये अगर ऐसी फसल है तो एक बार में हम ऐसे ही बीज डालेंगे, लेकिन हम ऐसे क्यों डाल रहे हैं? दोबारा हम ऐसे खेत क्यों जोत रहे हैं? इसका पर्पज़ ये है कि फिर हम इस इलाके में भी हम बीज डाल रहे होंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे एक साथ में ही मल्टीपल क्रॉप्स वहाँ पे बोए जा रहे थे। ये पूरा का पूरा रीजन में देखोगे कि खासियत क्या है कि यहाँ पे वर्षा तो होता है, बहुत सारी नदियाँ भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इरिगेशन की सुविधा नहीं है। तो इन इलाकों में हमें इरिगेशन भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड हो, इस बात का भी हमें ध्यान देखने को मिलता है। और उसी में जो एक मेन शहर है, जो इसका नाम है धौलावीरा, वहाँ पे हमें आज के पूरे वर्तमान विश्व के इतिहासों में हमें सबसे बेहतर जो वाटर रिजर्वायर हमें देखने को मिलता है, ये पर्टिकुलर उस एरिया में हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे हमें वहाँ पे टूल्स देखने को मिलते हैं, हथियार देखने को मिलते हैं, और ये सारे-सारे जो हथियार हैं, ये कैंची के बने होते हैं, तो ये आपको बने होते हैं कॉपर यानी तांबे के मिलते हैं। अब इसी में ये देखो कि ये क्या है, ये एक रिजर्वायर है, ये धौलावीरा का वो रिजर्वायर है, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये लोग इस इलाके में पानी को रिजर्व करके रखते थे। धौलावीरा की पोजीशन कहाँ पे है? तो धौलावीरा उसकी पोजीशनिंग है आपको गुजरात में। गुजरात में हम सभी को पता है कि ये वो वैसा इलाका है जहाँ पे वर्षा उतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है। इसीलिए सोचो, वो आज से लगभग 4-5 हज़ार साल पहले उन लोगों को इस बात की समझ थी, तो इसकी वजह से उन लोगों ने पानी को रिज़र्व करना शुरू कर दिए थे वो लोग। अब ये एक चीज़ को देखो, ये हमारे घरों में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बहुत पुराने ज़माने में तो नहीं, लेकिन अगर आप 15-20 साल या वर्तमान गाँव में भी आप जाओगे, तो वो लोग यूज़ करते हैं सिलबट्टा। सिलबट्टा क्या होता है? बेसिकली ये वो चीज़ होता है जिसकी मदद से लोग घर की महिलाएँ या फिर लोग जो जो खाना बनाते हैं, वो इस पे मसाला पीसते हैं। अब सोचो, ये चीज़ भी हमें देखने को मिला है। इस तरह ये एक ओवल शेप में हमें देखने को मिला, यानी कि इसको ज़मीन पे इस तरीके से रखा जाता होगा, फिर इस पे मसाला पीसा जाता होगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है, इससे हमें उस पूरी-पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमें देखने को मिलता है उसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट शहर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खासियत क्या है कि देखो, आज वर्तमान भारत या विश्व में बहुत सारे ऐसे शहर विकसित हुए हैं, जो कि अनप्लान्ड हैं, जिनकी कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है। लेकिन आज से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कुछ ऐसे शहर विकसित हुए, जो कि प्लान स्ट्रक्चर में बनाए गए। अब ये देखो, ये सिटाडेल का स्ट्रक्चर है। सिटाडेल मतलब ये ऊंचाई पे बना हुआ एक स्ट्रक्चर, जो शहर के खास। अब यहाँ पे अगर इसको पिक्चर में ही देखोगे, तो यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा पिक्चर में खासियत क्या है कि ये हमें ग्रिड प्रणाली पे दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से सड़कें हैं, इस तरीके से ब्लॉक्स बने हुए हैं, पूरी पूरी डिजाइन बनाई गई है। ये मेन सड़क हो गई जो काफी चौड़ी हो गई, फिर इसके बाद में छोटे छोटे मकान हैं। ये सारी चीज़ों की ख़ासियत क्या है कि ये बहुत ही प्लान्ड वे में मोहनजोदड़ो शहर को बसाया गया। मोहनजोदड़ो शहर की ख़ासियत में और चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है कि वो सारा-सारा जो स्ट्रक्चर है, वो बर्न्ड ब्रिक्स है, यानी कि वैसे ईंट जिसे बाकायदा अच्छी तरीके से आग में पकाया गया है, उससे मिलाकर वो बनाया गया है, और आज भी वो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एक बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि देखो, आखिर हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई? ना तो अकबर के समय, ना तो सम्राट अशोक के समय, ना तो भारतीय इतिहास के शुरुआती पल में हमें इस सभ्यता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि तुम सभी को पता होगा कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का निर्माण होता है। फिर वो धीरे-धीरे वो लोग क्या करते हैं कि वो भारत में पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं। यही चीज़ आने वाले समय में क्या बन जाता है, तो एएसआई बन जाता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन जाता है।
इसी के जो फर्स्ट डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनका नाम होता है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो इंटरेस्ट था वो था जो भी चीनी यात्री फाहियान आया, हुएनसांग आया, और उसने जो बौद्ध धर्म से जुड़ी किताबें जो उसने लिखी या देखी, उसने जो भी यात्रा वृतांत जो उसने बताया, उसकी वजह से उसने कनिंघम की का पूरा अपना जो दिमाग था वो केवल उन्हीं चीजों पे था। कनिंघम को बहुत सारे ऐसे जो मोहर है, जो सील है, वो मिले थे, लेकिन उससे वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये किसी पुरानी सभ्यता का अवशेष है। और इसका इसकी वजह से ही क्या होता है कि जब सर जॉन मार्शल को 1920-21 में जब इस बात की जानकारी मिलती है, जॉन मार्शल कौन? वो फिर एएसआई के डीजी बनेंगे, और उन्हें जब ये जानकारी मिलता है तब भी 1920-21 में वो दो लोगों की मदद से, एक दयाराम साहनी और अखिलदास बनर्जी, इनकी मदद से दो अलग अलग शहर की खोज होती है। एक होता है हड़प्पा, एक होता है मोहनजोदड़ो। इसी कहानी में एक और चीज की खासियत क्या है कि देखो, बहुत तुम सभी को पता है कि भारत में ट्रेनिंग जो रेलवे लाइन है वो बिछाए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनका ये पर्पस था कि जो भी कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया तक सामान लाने के लिए, या फिर कोस्ट या बंदरगाह पे जो सामान उतरे, उन सामानों को अंदर के मार्केट में पहुंचाने के लिए उन्हें काफी बड़ी मात्रा में कम्युनिकेशन चाहिए। इसी कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। सबसे पहली ट्रेन 1853 के आसपास में चल भी थी। कहाँ से? बम्बई से लेकर थाने के बीच में। तो कराची से लाहौर के बीच में रूट में जब दो एक भाई हैं, जो अंग्रेज भाई, जिसका नाम है ब्रेटन ब्रदर्स। ब्रेटन ब्रदर्स को ये काम मिलता है कि वो रेल पटरियां बिछाए। जब ये लाहौर और मुल्तान के बीच में रेल पटरियां बिछा रहे होते हैं तो उन्हें क्या देखने को मिलता है कि ऊंचे ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं। जब ये ऊंचे ऊंचे टीले देखने को मिलते हैं तो, क्योंकि जब हम रेलवे लाइन बिछाते हैं तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए हमें आसपास के लैंड एरिया के मुकाबले में इस लाइन को थोड़ा ऊंचाई पे बनाना पड़ता है। तो उन लोगों ने क्या किया कि उसके नीचे, उन टीलों के नीचे में ईंट मिल रहे थे, तो उन सभी ईंटों को उन लोगों ने रेल पटरियों के नीचे दाबना शुरू कर दिया। और उन लोगों ने लगभग पूरी तरीके से जो भी आर्कोलॉजिकल जो पुरानी जो चीजें थी, उन सभी चीजों को लोगों ने नष्ट करना शुरू किया। लेकिन कुछ कुछ जानकारी धीरे धीरे जॉन मार्शल तक पहुंच गई, और उसी जॉन मार्शल की का ये देन है कि भारत को एक पुरानी सभ्यता की खोज का पता चला। जो ये पूरी पूरी सभ्यता थी, ये पूरी एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता की खासियत क्या है कि देखो, किसी भी ग्रामीण या रूरल एरिया का जो मेन खास काम होता है वो क्या होता है? वो होता है एग्रीकल्चर। जबकि किसी भी जो अर्बन शहर का या शहर का क्या मेन ऑक्यूपेशन होता है, वो एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ भी होगा। अब इसकी वजह से क्या है कि पूरी पूरी जो हमें जितने सारे जो शहर मिले, उन सभी शहरों में हमें कारखाने मिले। कहीं पे मन के बन रहे, कहीं पे सील बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहे हैं, कहीं पे बर्तन बन रहे हैं, कहीं पे टूल्स बन रहे हैं। एग्रीकल्चर हमें देखने को लगभग नाम मात्र का मिला। हम बनावली में कुछ खेत वगैरह मिले, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें वेल सेटलमेंट हमें देखने को मिला। अब ये जो चीज क्या है, ये ड्रेनेज सिस्टम है। सोचो, ये ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो जल निकासी होगा, जो पानी, जो शहर का जो पानी है, गंदा पानी, वो इन्हीं रास्तों से होके जाएगा। इस चीज की प्लानिंग उन लोगों ने 5000 साल पहले की थी। सिटाडेल का मतलब क्या होता है कि देखो, बेसिकली क्या इन लोगों ने किया था कि शहर का कुछ हिस्सा ऊंचे इलाकों पे इन लोगों ने स्टैब्लिश किया, और कुछ इलाका नीचे इलाकों पे स्टैब्लिश किया। यही जो ऊंचा इलाका पे जो भी कंस्ट्रक्शन बना, उसी को हम लोग सिटाडेल कहते हैं। अब ये जो है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का मतलब हो गया कि जो भी घर का जो गृह का स्थापत्य है, यानी कि जो घर का स्ट्रक्चर है, वो कैसा है। तो देखो, ये एंट्री पॉइंट हो गया, ये इसका मेन रोड है। मेन रोड के सामने में हमें कोई भी मेन गेट नहीं मिल रहा, ये मेन रोड हो गया। और इस मेन रोड के आगे में हमें कोई गेट, कोई खिड़की नहीं मिल रहा। जो बगल में जो हमें एक रास्ता जा रहा है, जो गली जा रहा है, उस गली में हमें एक दरवाजा देखने को मिलता है। फिर उस गली से दरवाजा होते हुए हमें एक सीढ़ी देखने को मिलता है, और फिर यहीं पे हमें एक कुआं देखने को मिलता है, बीच में आंगन देखने को मिलता है, और इसी तरीके से हमें कमरे देखने को मिलता है। ये इस तरीके से इन लोगों ने डिजाइन किया था अपने पूरे पूरे मकानों को। मोहनजोदड़ो में कुछ मकान ऐसे थे जो कि 2 स्टोरेज बिल्डिंग थे, यानी 2 तल्ले मकान थे।
सोचिए कि वो लोग आज से 5,000 साल पहले वो वैसे मकान का निर्माण कर पा रहे थे, जो कि आज तक उसके अवशेष हमें देखने को मिल रहे हैं। जबकि इन 5,000 सालों में कई बार प्राकृतिक आपदाएँ आई होंगी, बहुत बार भूकंप आया होगा, बहुत बार जो दूसरे देश के लोग हैं आक्रमण किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इस पूरी सभ्यता के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं और इस इन बिल्डिंग जो पुराने बिल्डिंग्स हैं, उसके भी हमें हिस्से देखने को मिलते हैं। इन्हीं जो सिटाडेल्स हैं, उन्हीं सिटाडेल्स में हमें कुछ खास चीज़ें, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हमें वेयर हाउस देखने को मिलता है। ये वेयर हाउस में मतलब ये वैसा स्थान था जहाँ पे इसको अगर हम बात करें तो ये था एक अन्न भंडार। अन्न भंडार का मतलब कि वहाँ पे एक गोडाउन एक ऐसा मिला जिसमें बड़ी मात्रा में अनाज रखे जाने का हमें अवशेष देखने को मिलता है। फिर वहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिला, यानी स्नानागार भी मिला। ये स्नानागार की खासियत क्या? ऐसे कुछ हम हमें जो इतिहासकार है वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि शायद वो खास पर्पस के लिए इस ग्रेट बाथ को बनाया गया होगा कि जब कोई खास रिचुअल्स होता होगा तो वो लोग उसमें स्नान करते होंगे। जैसे बिहार यूपी में खासकर एक पर्व त्योहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं छठ पूजा। छठ पूजा की खासियत क्या है कि लोग उसमें सुबह शाम जो अर्घ देने के समय में वो स्नान करते हैं गंगा या फिर किसी भी नदी पोखर या तालाब में वो स्नान करते हैं। तो ये चीज है कि सूर्य की उपासना हो, उससे जुड़ा हुआ भी ये साक्ष्य माना जा सकता है, या इतिहासकार इस बात पे भी बिलीव करते हैं। सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, इसी पर्पस के लिए ये माना जाता है कि वो बनाया गया होगा। अब देखो है क्या कि बहुत सारे हमें जो बरियल्स हैं, बरियल्स का मतलब